प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए थर्ड ईयर की कक्षा ले रही हूँ। बीए थर्ड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें मैं धूमिल पर आज कक्षा ले रही हूँ। धूमिल के काव्यात्मक परिचय पर मैंने पिछली कक्षा भी ली थी। आज मैं धूमिल की विशेषताओं पर कुछ बात करना चाहूँगी। आपके जो लंबे प्रश्न उत्तर आते हैं उसके हिसाब से आज हम इसी प्रश्न पर बात करेंगे। इसमें आपका जो प्रश्न है आपके कोर्स बुक में भी है कि धूमिल की काव्य की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, या धूमिल के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत प्रखर व विविध प्रवृत्तियों का व्यंजक है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। जैसे आपके कोर्स में ही है कि सिद्ध कीजिए धूमिल साठोत्तरी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इस प्रकार की जो भी प्रश्न होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो धूमिल का मैंने आपको कल परिचय दिया था। धूमिल की जो हम कविता की बात करते हैं, काव्यगत विशेषताओं पर हम बात करेंगे, लेकिन कल मैंने धूमिल का आपको परिचय दिया कि इनकी कविता में एक तो ग्रामीण, गांव और शहर, कवि कर्म और राजनीति, आस्था अनास्था, सामाजिकता असामाजिकता, न्याय और अन्याय, अहिंसा और हिंसा, ईमानदारी बेईमानी, जीवन के सभी और मानव जीवन के सभ्य और असभ्य दोनों ही पक्षों का बहुत ही बेलाग तरीके से चित्रण हुआ है। इनके जो चित्रण की जो महत्वपूर्ण बात है, इनकी कविताओं की बात जो हम करते हैं, ठोस यथार्थ जगत की कविताएं हैं और सशक्त एक सामाजिक दायित्व या सामाजिक सरोकारों की कविता इनकी होती है और अनुभूतियों की बहुत ही प्रखरता है। बयान करने का अलग ही एक तरीका है, वानगी बिल्कुल अलग है और तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश को वो जैसा देखते हैं उसे बिना किसी लाग लपेट से निष्पक्षता के साथ पूरी की पूरी निडरता के साथ उपस्थित करते हैं। ये इनकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब इनकी जो हम विशेषताओं पर और भी बात करेंगे कि इनकी जो कविताएं हैं समकालीन परिवेश की जो यथार्थता है उसके बहुत सारे स्तरों का चित्रण करती हैं, बहुत सारे उसके डायमेंशंस पर बात ही करती हैं। धूमिल के अंदर मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की विसंगति को और मजदूर और किसान की दुर्दशा को, लोकतंत्र के खोखलेपन पर, नेताओं की जो स्वार्थी चालों पर बात करते हैं और स्वयं वो बड़े शोषित पीड़ित सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में वो रहते हैं और शासन तंत्र के एक भ्रष्ट स्वरूप को भी वो हमारे सामने रखते हैं। तो धूमिल के काव्य में ज़्यादातर आप देखिए कि अभिजात्य वर्ग पर और नेताओं पर बहुत ज़्यादा व्यंग आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे प्रहार उनके यहाँ दिखाई देंगे और पीड़ित जनता की विवशताओं को वो दर्शाते हैं। बहुत सारी विशेषताएं जो धूमिल में आपको दिखाई देंगी, हम पॉइंट और बिल्कुल बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति जो इनके काव्य में होती है, सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति। धूमिल जो हैं बिल्कुल आम समाज से आते हैं, तो आम जनता की सभी प्रकार की समस्याओं से परिचित हैं। हर तरह की समस्याएं और उसके कारणों पर भी बात करते हैं। शासन तंत्र की लापरवाही, नेताओं की अदूरदर्शी नीतियों की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं और धूमिल देश की बेरोजगारी पर बात करते हैं कि वे मेरे देश के हमउम्र नौजवान जिनकी आंखों में रोजगार दफ्तर की नौन छटी ईंटों का अक्स झिलमिला रहा है। इस प्रकार वो धूमिल ने राष्ट्रभाषा को लेकर भी बहुत सारी बातें की हैं और धूमिल जो युवाओं की जो समस्याएं हैं उन पर बहुत असंतोष व्यक्त करते हैं, उनकी तोड़फोड़ की प्रवृत्ति का भी चित्रण करते हैं, उसके हिंसक और विघटनकारी रूप पर भी आक्षेप करते हैं और कवि इस सब चीज़ों को सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही घातक बनाते हैं। दूसरा जो एक विशेष चीज़ है, इन्होंने जीवन की विषमताओं का चित्रण बहुत यथार्थपरक और पूरी संवेदना के साथ किया है। इनकी कविताओं में अकाल, अन्न का अभाव, सामाजिक विषमता, रोटी की समस्या को बहुत महत्वपूर्ण समस्या बताया है, जिसके लिए आज भी हमारी देश की संसद मौन है और इसमें कवि बिल्कुल आक्षेप लगाता हुआ कहता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है,
मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो गरीब जनता में अन्न के अभाव की जो स्थिति है और संपन्न लोगों का जो ऐश्वर्यमय जीवन है उस पर भी अपना कटाक्ष करते हैं। वो लिखते हैं कि उस मुहावरे को मैं समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं, पत्ते और छाल खा रहे हैं। अच्छा, एक जो अगला जो चीज़ इसमें है, ये भ्रष्ट राजनीति पर व्यंग। इनकी ज़्यादातर कविताओं में जो प्रजातंत्र कविता है, बहुत लंबी कविता है, उसमें भी ये भ्रष्ट राजनीति पर व्यंग करते हैं। और संसद से सड़क तक जितनी भी, आपको नाम से ही अंदाज़ा हो जाएगा, राजनीतिक वक्तव्यों की तरह इनकी कविता कई बार हमारे सामने आती है। धूमिल ने अपने देश की जो वर्तमान राजनीतिक जो एक विचित्र सी स्थिति है उस पर बहुत व्यंग करते हैं। धूमिल ने समकालीन राजनीतिक चेतना का प्रखर रूप दिखाई देता है इनके अंदर। और संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सारे आपको टाइटल या कविता के शीर्षक से ही अंदर लग जाएगा कि इन्होंने भ्रष्ट राजनीति पर बहुत सारे प्रयास किए हैं। वो लिखते हैं, बड़ी फेमस इनकी पंक्तियां हैं, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई और ख़ास मतलब होता है। तो अपने समय में जो राजनीतिज्ञों का जो स्वार्थी आचरण था, धूमिल इस पर सख्त आक्षेप लगाते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि राजनीतिज्ञों की आत्माएं बिल्लियों की तरह मरी पड़ी हैं। हमारे देश के राजनीतिक गिरगिट की तरह रंग बदले हुए गुट से गुट टकरा रहे हैं, तिजोरियों के प्रशिक्षित दलाल हैं। इस तरह का आक्षेप हमारे जनतंत्र पर भी हुआ है, और जनतंत्र और समकालीन राजनीतिक परस्पर मिलकर समाजवाद को और ज़्यादा खोखला कर रही हैं। वो विशेष लिखते हैं कि यहाँ जनतंत्र जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है, दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। आज भी आपको ये वाली पंक्तियाँ, आज की हम राजनीतिक उस पर बात करें परिस्थितियों पर, तो आज भी कहीं ना कहीं धूमिल बहुत खरे उतरते हैं, धूमिल बहुत प्रासंगिक ठहरते हैं। और जो दूसरा एक महत्वपूर्ण जो इनकी विशेषता पर बात करूंगी, मानवीय आस्था और भावुकता के कवि, भाव या गहरी संवेदना के कवि। धूमिल की कविताओं में यथार्थ दिखाई देता है, उसकी कटुता भी दिखाई देती है, लेकिन मानवीय आस्था या मानवीयता, मानवीय दृष्टिकोण बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और सामाजिक विषमता पर जब ये प्रहार करते हैं, आस्था और भावुकता, उनकी संवेदना का जो संवेग है वो कहीं भी कम नहीं होता। बौद्धिकता पर कहीं कहीं इनकी भावुकता भी बहुत ही प्रभावी दिखाई देती है। तो ये चीज़ इनके यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है। और चीनी आक्रमण के बाद भी इन्होंने चीनी युद्ध की जो कथाएं हैं, चीनी युद्ध के प्रसंगों को लेकर जो इन्होंने कविताएं लिखी हैं, सामाजिक राजनीतिक अव्यवस्था को दिखाते दिखाते भी ये मानवीय आस्था के कवि वहाँ पर हो जाते हैं, मानवीय आस्था पर ये चर्चा करने लगते हैं। ये इनकी कविता इसमें ही है कि लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं और बाहर मुर्दे पड़े हैं, विधवाएं तमगा लूट रही हैं, सधवाएं मंगल गा रही हैं। अगली जो चीज़ है इनके यहाँ पर अन्याय और अत्याचार का विरोध जो इनकी कविताओं में दिखाई देता है। इन्होंने हर एक स्थान पर समाज की जो भी प्रचलित अव्यवस्थाएं हैं उस पर आक्षेप किया है, अन्याय अत्याचार का बहुत विरोध करते हैं, आर्थिक विषमता का विरोध इनकी कविताओं में आता है। और श्रम करने वाला भूखा रहता है, चरित्रहीन लोग मौज कर रहे हैं, ऐसी स्थिति का विरोध करना बहुत इन्हें जरूरी लगता है, लिखते हैं। और जो चरित्र है हीन है, उसकी रसोई में पकने वाला चावल कितना महीन है। गांव की सरहद पार करके कुछ लोग बगल में बस्ता दबाकर कचहरी जाते हैं और न्याय के नाम पर पूरे परिवार की बर्बादी उठा लाते हैं। हाँ, एक और चीज़ है कि इनकी कविताओं में जिजीविषा का भाव बहुत अच्छे से दिखाई देता है। व्यक्तिगत जीवन संघर्षों और सामाजिक विसंगतियों के बीच भी इनका जो कविता में कुंठाएं नहीं दिखती हैं। वातावरण में उदासी और व्यथा का भाव है, लेकिन जीवन जगत के प्रति कभी कभी निराशा आती है, लेकिन पीड़ित मानवता का ध्यान रखकर बहुत से विपरीत क्षणों में भी इनके यहाँ पर आशा और जिजीविषा का भाव दिखाई देता है, और बहुत सारी जगहों पर दिखाई देगा। और दूसरी एक चीज़ और है,
ग्रामीण बोध का अंकन इनकी कविताओं में है। ग्रामीण बोध आपको दिखाई देगा, इनके बिंबों में दिखाई देगा, प्रतीकों में दिखाई देगा, ग्रामीण छवि इनकी दिखाई देती है। सामाजिक चेतना की कविता है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि सामाजिक सरोकार से ही कविता इनकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। शक्ति ही इसकी इनकी बहुत मतलब शक्तिशाली है, इसी वजह से ही कविता। तो इनके काव्य में जो सामाजिक चेतना है बहुत प्रखर रूप में दिखाई देती है और बहुत ही बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल इनकी कविताएं इस क्षेत्र पर इस विषय में आती हैं। सामाजिक विषमता, वर्ग भेद की भावना, अव्यवस्था, इनकी कविताओं में इस तरह के बहुत सारे विचार आपको दिखाई देंगे। मोचीराम जो कविता है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं समतावाद की बात आती है, वर्ग भेद को पूरी सामाजिकता में अवरोधक के रूप में दिखाते हैं और देशवासियों को अब निराश ना करके चाहते हैं कि पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बदल जाए। वो स्पेशली मोचीराम में इनका लिखते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, उनके साथ चलो, इससे पहले की हुई गलत हाथियों में हथियार ना हो। दूसरी एक जगह पर वो लिखते हैं कि सामाजिक चेतना दिखाते हुए ये जो समाजवाद की जो दुर्दशा उनके टाइम में हुई है, वो लिखते हैं, मगर मैं जानता हूँ कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकी हुई उन बाल्टियों की तरह है जिन पर आग लिखा है और उसमें बालू और पानी भरा है। एक और महत्वपूर्ण गुण है इनकी कविता का तीव्र व्यंग्यात्मकता। इनकी कविताओं में बहुत तीव्र व्यंग दिखाई देता है। इनकी काव्यों का सबसे सशक्त और प्रखर प्रवृत्ति है। उन्होंने देश की सभी स्थितियों, सभी समस्याओं और अव्यवस्थाओं पर तीखे व्यंग किए हैं। एक और अनैतिक यौनाचार पर भी व्यंग करते हैं, संवेदना शून्यता की स्थिति पर व्यंग करते हैं, राजनेताओं और प्रशासकों पर भी सशक्त व्यंग करते हैं। और अब इनके हम अंत में शिल्प सौष्ठव की बात करते हैं। इनका जो मैंने बिंबों पर तो शुरुआत में ही बात की थी, इनके काव्य का भाव पक्ष तो विशेष है ही, शिल्प पक्ष भी बहुत सशक्त और विशिष्ट है। भाषा की एक स्ट्रेंथ इनके यहाँ दिखाई देती है, तीखा आक्रामक भाषा दिखाई देती है, सपाट बयानी कहीं की दिखाई देती है। सपाट बयानी की वजह से जो इनका जो काव्य है बिल्कुल वक्तव्य की तरह भी दिखाई देता है। सामाजिक चेतना और राजनीतिक कुटिलता को व्यंग करने की जो इनकी शैली है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके जो आलोचक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, वो स्पेशली लिखते हैं कि इनकी कविता की सारी शब्दावली सामाजिक और राजनीतिक संसार की शब्दावली है। प्रगतिवादी काव्य धारा में धूमिल जैसी नई भाव भंगिमा व्यक्त करने वाला भी कोई कवि कहीं नहीं दिखाई देता और ये 60 बाद के कवि हैं बहुत। कविता को भाषाहीन करना, कथ्य पर अधिक बल देना, भाषा इनका जो शैली विधान है वो बहुत ही बिल्कुल अलग है। राजनीतिक सामाजिक चेतना भी इनके यहाँ दिखाई देगी, विसंगतियों की बात भी करते हैं और विविध जो चीज़ें दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं इनका जो शैली विधान है वो एक राजनीतिक वक्तव्य या बयानबाजी वाला शैली विधान दिखाई लगता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।